नमस्कार देवी और सज्जनों, दमोह के मददगार पेज के ऊपर एक बार फिर हम आपके साथ में हैं और अपनी बातचीत शुरू करें नए मेहमान से आपको मिलवाएं। उससे पहले आपको बता दें कि लॉकडाउन जो घोषित लॉकडाउन है वो 17 तारीख तक है। इसका मतलब आने वाली 17 तारीख तक आपको सारे दिशा निर्देशों का पालन करना है, आपको लॉकडाउन रहना है और ये कोशिश करना है कि हम एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में कम से कम आ सके ताकि इससे आपका बचाव हो सके। लगातार दमोह के मददगारों से, दमोह के जिम्मेदारों से आपकी बातचीत हम करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं और आज अवसर होगा कि हम दमोह के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति जिन्होंने 3 दशकों से ज़्यादा का समय, लगभग 4 दशकों का समय है जब आपकी सेवा की। और जैसा कि हम पहले दिन से आपसे कहते आ रहे हैं कि दमोह में मदद का पर्यायवाची परिवार, उसके वर्तमान में वो सदस्य हैं। हालांकि हम मुखिया नहीं कह सकते क्योंकि मुखिया लगातार इस उम्र में भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम दमोह के मुखिया उनको कह सकते हैं, मददगारों का मुखिया उनको कह सकते हैं। आदरणीय श्री जयंत मलिया जी हमारे साथ में हैं। मलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये हमारी फॉर्मल बातचीत है, बिल्कुल फॉर्मल है, कोई इंटरव्यू नहीं है। हम 3 सेगमेंट में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले कोरोना के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। आपकी इतनी आयु हो गई है, आपने कभी कल्पना की थी कि कोरोना वायरस जैसा कोई अटैक होगा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था होगा। और जब वुहान में पहली दफ़ा चाइना में ये हुआ था तो भी उस समय ये लग नहीं रहा था कि इतना ये विश्वव्यापी हो जाएगा। सुन के भी डर लगने लगा जब पता चलता है कि हमारे यूरोप में इतनी कंट्रीज़ में इतने लोग मर रहे हैं। आज ही आया, ब्रिटेन में 2000 लोग और चले गए। न्यूयॉर्क में मेरा छोटा भाई रहता है अमेरिका में, परंतु वहाँ तो कम है, परंतु न्यूयॉर्क में 2 से 2,500 लोग मर रहे हैं। मेरा भतीजा बॉस्टन में है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। लोग घरों से नहीं निकले हैं कई दिनों से। परंतु यहाँ ये बात बताना मैं चाहता हूँ, ऐसा मेरे मित्रों का भी कहना है कि हमारे लोगों का जो ह्यूमनिटी पावर, हाँ, जो इम्यूनिटी पावर है, जो हमारी क्षमता है, वो अन्य देशों के लोगों से काफ़ी ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने हर मौसम में रहे हैं। हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, आज की जैसी बोतलें लेके नहीं जाते थे कि घर से बोतल लेके चले जाते। टंकी में पानी भर देते थे, कुएं से निकाल के। गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ते थे और वही पानी हम लोग पीते रहते थे। तो हम लोग की बॉडी वैसे ही इम्यून हो चुकी है काफ़ी कुछ, और उन्हीं परिस्थितियों में हम लोग रहे हैं। ये भी एक बात है कि हमारे देश में उतनी तेज़ी से, एक तो लॉकडाउन जल्दी घोषित हो गया और दूसरा हमारा ये इम्यूनिटी इतनी होने के कारण ये उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाया जितना अन्य देशों में बढ़ा। सर एक बात और है भैया कि आपको लगता है केवल लॉकडाउन ही एक विकल्प था देश के सामने, भारत देश जैसे सामने, कि और कोई भी विकल्प हो सकता था? मैं समझता हूँ सबसे अच्छा विकल्प लॉकडाउन ही था। वो इसलिए भी कि लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंस रहता है हमारा। हमको बताया जा रहा है हर जगह कि सैनिटाइज यूज़ करना है। हमको बताया जा रहा है कि लोगों से दूर रहना है। और ये अगर इतना हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सर, इस देश में जबकि हम आज़ादी के 7 दशक पूरे कर चुके हैं, तो जिस तरह के और इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि अब तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जहाँ भी होगा युद्ध नहीं होगा, हथियारों से युद्ध नहीं होंगे, वायरस अटैक होंगे। तो इस तरह की तैयारियां हमें पहले से कर लेनी चाहिए थी, हमारी पहले की सरकारों को या आपकी जो पार्टी की सरकार है उसको। इस मामले में अगर ये कहें, ऐसा लोग अभी भी मान रहे हैं कि चाइना का वायरस अटैक है। मैंने जैसा पढ़ा है, सुना है और टीवी पे, यहाँ के और विदेशों के टीवी पे देखा है, हो सकता है ये भी हो। और जब हमारे दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्र ये नहीं समझ पाए, तो अगर हम भी उतना समझने में अगर हमसे वो हुई है तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी खास बात नहीं है। अमेरिका नहीं समझ पाया, सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ है। इटली के बारे में तो बताते हैं कि उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है, परंतु उन सबको भी समझ में नहीं आ पाया है। आपको लगता सर कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया गया, शुरुआती दौर में लोगों ने कहा कि ये मोदी जी की चाल है शाहीन बाग को हटाने के लिए, या कहा कि ये तो केवल हल्ला कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की जनता अभी भी जागरूक नहीं है, आप मानते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि
वैसे तो मैं सबसे बड़ा फैन अटल जी का रहा हूँ। 40 साल पहले ये पार्टी की जब बनी थी तभी से इस पार्टी का सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं समझता हूँ वो पहले ऐसे स्टेट्समैन हैं हमारे देश के जिन्होंने हमारे अंतर्राष्ट्रीय गौरव हमारे देश का बढ़ाया है। हर जगह उनके सख्त निर्णय होते हैं और उन सख्त निर्णयों के वो अंतिम उस तक पहुँचे। कल्पना जी जब जम्मू कश्मीर की बात करते थे 1952 से हम कहते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और जब मौका आएगा, लोग कहते थे आपकी मेजॉरिटी आ गई परंतु उतनी मेजॉरिटी नहीं थी। जब मौका आया तो हमने श्रीनगर को, कश्मीर को अपने साथ ले लिया। जब मौका आया तो परसों ही आपने देखा है किस तरीके से आखिरी समय में उनके एक आदमी को, और जो उनका महत्वपूर्ण व्यक्ति था टेररिस्ट का, उसको समाप्त कर दिया। जहाँ भी कर रहे हैं हमने सीए का किया है कि हम इसका समर्थन करते हैं और जितने भी लोग आए हैं, आखिर हमारे देश में कोई आएगा, अगर हिंदू आएगा, सिख आएगा, ईसाई आएगा या जैन आएगा, वो कहाँ जाएगा? वो तो भारतवर्ष ही आएगा ना। इस्लामिक तो 57 कंट्रीज़ हैं, वो लोग वहाँ जा सकते हैं। और ये बार बार बात करना कि मुस्लिम समाज वालों को यहाँ क्यों नहीं आने दे रहे हैं, भाई वो उनका देश है, जाति आधार पर बढ़ गया। ये बात अलहदा है कि हमने धर्मनिरपेक्षता स्वीकार की और उन्होंने इस्लामिक कंट्री बनना स्वीकार किया, तो ऐसी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोरोना जैसे संकट में भी ये शुरुआती दौर में जो 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद फिर जब पूरे देश को मोदी जी ने लॉकडाउन कराया, तब भी लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ थी कि केवल शाहीन बाग जो पूरे देश में चल रहे थे उनको हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उससे नुकसान हुआ देश का कि नहीं हुआ? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दूसरे देशों ने क्यों लॉकडाउन किया, उनके यहाँ तो शाहीन बाग नहीं था, शाहीन बाग तो हमारे यहाँ था। ये कोई मामला नहीं है। उस मामले के ऊपर तो निर्णय हो गया है लोकसभा में और राज्यसभा में, अब वो तो इम्प्लीमेंट होना ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मैं यहाँ आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बार बार अखबार तो टीवी पर भी आया है कि मुस्लिम भाई के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं भी कह सकता हूँ, ये विचार ऐसा नहीं है, परंतु इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। लोगों ने अपने चंदा फायदे के पॉलिटिकल गेन के लिए मुसलमानों को भटकाया है। सर, अब दमोह के बारे में हम आपसे बात करते हैं। दमोह में लॉकडाउन कितना कारगर आपको लगता है कि दमोह जैसे शहरों में, हम महानगरों की बात करें तो वहाँ संभव है कि 100% लॉकडाउन हो जाए, अवेयर लोग हैं। दमोह जैसे ज़िले में आपको क्या लगता है लॉकडाउन सक्सेस रहा? अब मैं तो लगभग 2 महीने बाद आज ही दोपहर में आया हूँ, तो मैंने अभी देखा नहीं है, परंतु जो फ़ोन से लगातार लोगों से बात होती रहती थी, लॉकडाउन ठीक है। और अभी मुझे बताया गया कि ऑड इवन बनाकर कर रहे हैं केक करके दुकान, और धीरे धीरे लोगों की आदत पड़ जाएगी। जैसे आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है कि आप सुबह 6 बजे से लेकर रात तक खोल सकते हैं। वो इसलिए आवर्स बढ़ाए गए हैं जिससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके और लोगों में हड़बड़ी ना रहे, कभी भी जाके ले सकते हैं सामान। 6 बजे तो हम भी जानते हैं कोई दुकानें खुलती नहीं, और तो अगर कोई खोलना चाहे तो खोलें। लेकिन भैया एक सवाल ये भी आता है कि दमोह जैसे शहरों में जहाँ बहुत छोटा बाज़ार है, बहुत घना हुआ बाज़ार है, एक दुकान से दूसरी दुकान लगी हुई है, इन शहरों को का आप लोग कभी कल्पना करते हैं जो भोपाल में बैठकर या दिल्ली में बैठकर कि ऐसे शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग का जो आप लोग बात कर रहे हैं या WHO कह रहा है, यहाँ मेंटेन हो पाएगी आवर्स बढ़ाने के बाद भी? देखिए, जहाँ तक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की बात है, अभी आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन में आपने कि जितने भी मेट्रोज़ हैं, जब शराब खुली है वहाँ पर तो क्या हाल हुआ है। वहाँ कोई डिस्टेंस नहीं रह गया, पुलिस की मदद लेना पड़ी, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ तो सब जगह बन सकती हैं, और हमारे जैसे जगह पे भी लोग अब इतने अवेयर हो गए। गांव वाले अगर कोई चुपचाप आ जाता है गांव में बाहर से, तो वो
सरकार को खबर कर देते हैं, प्रशासन को खबर कर देते हैं, पुलिस को खबर कर देते हैं कि ये आए हैं भैया, इनको क्वारंटीन करो या इनकी जांच करो। तो इतना असर तो आया है। लेकिन आप लोग या आपकी सरकार जनता की आवाज़ सुनती है? क्योंकि जनता, दमोह की जनता की हम बात करें तो लगातार कह रही है कि 8 से 12 का जो समय था बाज़ार खुलने का और एक निश्चित चीज़ें जो दुकानें खुल रही थी वही सही था। बावजूद इसके मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 6 बजे से रात तक दुकानें खुलेंगी, 12 बजे तक भी दुकानें खुलेंगी। तो क्या जनता की आवाज़ नहीं सुनते आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। एक पक्ष ये भी हो सकता है जो आपने कहा है, दूसरा पक्ष ये भी है जो चाहते हैं कि ज़्यादा समय तक दुकानें खुली रहें। आपको क्या लगता है, आप चूँकि दमोह में की रग रग में आपस से हैं, बहुत नज़दीक से आप दमोह को जानते, चाहे वो मोहल्ले हों, गलियाँ हों, चाहे बाज़ार हो, दमोह जैसे शहर में कितना जायज़ मानते हैं आप लोग? मान पाएंगे? क्योंकि अनलिटरेट पीपल्स बहुत सारे हैं, लिटरेट लोग नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या संक्रमण और तेज़ी से नहीं फैलेगा? देखिए, इसके बारे में भी अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। जैसे आज ही डायरेक्टर एम्स ने कहा है कि अभी तो कुछ नहीं है, जून जुलाई में ये सबसे ऊपर रहेगा, तो तब तक ऐसा कहते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा रिकवरी का रेट भी बढ़ता जा रहा है, जो आज बढ़ के 28.3 हो गया। तो ये अलग अलग कंट्राडिक्टरी हैं ये सारी चीज़ें, परंतु हैं तो। लेकिन जनता की आवाज़ को कैसे आप लोग, क्योंकि चंद व्यापारी हैं, हम आपसे खोलकर ये बात यहाँ कह सकते हैं कि चंद व्यापारी हैं, वो चाहते हैं कि बाज़ार खुले। दमोह की पब्लिक को, जैसे हमने लोगों से अपने पेज के ऊपर ओपिनियन लिया, उनका अपना कहना है कि बाज़ार बंद रहना चाहिए, लिमिटेड टाइम के लिए खुलना चाहिए। तो जैसा कि मोदी जी ने भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कलेक्टर जो है, वो अपने आप में समर्थ हैं कि वो टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आप जैसे जागरूक लोग, जिम्मेदार लोगों को जनता की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। और मैं तो आज जब दोपहर में जब से आया हूँ यही सुन रहा हूँ, सबकी बातें सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि MHA की गाइडलाइन है, उसका तो सभी राज्यों को पालन करना है, परंतु इसके साथ साथ हर एक ज़िले के कलेक्टर को अपने यहाँ की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भी निर्णय लेने का अधिकार है। तो आपका एक पर्सनल ओपिनियन क्या है सर, कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से बाज़ार खुले? अब मैं कल और बात करूँगा, बाज़ार में भी घूमूँगा, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। जो बात ज़्यादा आएगी और जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कई बार ऐसी भी बातें होती कि बहुत ज़्यादा लोग एक चीज़ चाहते हैं परंतु वो हित में नहीं होती, इसको देखेंगे। मतलब इसमें तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो ग्रीन जोन कहा जा रहा है, तो आपको लगता है जैसे कि हम लोग भी कह रहे हैं, और एक नई चीज़ हम लोगों ने ईजाद भी की थी कि वाटरमेलन, तरबूज की तरह ग्रीन जोन है, तो दमोह जैसे ज़िले को देखते हुए आपको लग रहा है कि वाकई हम तरबूज हैं? देखिए, अभी तक सागर ऑरेंज जोन में था, 5 लोग मिले थे, एक ही मोहल्ले के मिले थे, शनिश्री के, और एक ही जाति के मिले थे। अब वो सब ठीक हो गए, तो एकदम से तो उसको ग्रीन नहीं कर देंगे, धीरे धीरे देखेंगे। जितना एक टाइम होता है उतने टाइम के अंदर अगर कोई नया नहीं आता है कोविड-19 का पॉजिटिव, तो फिर उसको ग्रीन किया जा सकता है। तो ये तो बदलती रहती परिस्थितियाँ हैं। जैसे आप कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो ग्रीन भी, ऑरेंज, और फिर रेड हो सकता है। चलिए, मान लीजिए कल एक पेशेंट मिल गया, एक पॉजिटिव मरीज मिल गया, तो आपको क्या लगता है क्या परिस्थितियाँ बनेंगी दमोह में? उसका इलाज कराया जाएगा, तो हम ऑरेंज जोन में आ जाएंगे। ऑरेंज जोन में आ जाएंगे, जैसा भी हुआ। देखिए, हमने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए हैं। हमने हवाई यात्राएं बंद की हैं, ट्रेन्स बंद की हैं, बसेस बंद की हैं, और इसके बावजूद न्यूयॉर्क में मेट्रो बंद नहीं हुई, टैक्सीज बंद नहीं हुई। यही उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। वो तो हमसे बहुत ज़्यादा जानकार लोग हैं, तकनीकी दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, और वो तो कह रहे हैं, और भी हर राष्ट्र कह रहा है कि हम अपनी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, और हमारे यहाँ भी जो युवा साइंटिस्ट हैं वो सारे तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसा नहीं है, हो सकता है सबसे पहले भारतवर्ष का वैक्सीन आ जाए, संभावना ऐसी लग रही है? हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते। हमारे यहाँ के हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर,
लगातार डे एंड नाइट काम चल रहा है और इसको खुद पर्सनली प्राइम मिनिस्टर साहब मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में भी मान लें कि मध्य प्रदेश में भी कई लोग मुगालते में रहे। इंदौर जैसे शहर जिनको अपनी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बड़ा गुमान था या क्लीन एरिया था, भारत का सबसे क्लीन एरिया था, तो वही मुगालता जो लोग पाले हुए हैं क्या, जैसे अमेरिका या ब्रिटेन जो दूसरे राष्ट्र से, और हमारे यहाँ का इंदौर था। तो आपको लगता है कि गलतफहमी का शिकार ऐसे इलाके हुए? बिल्कुल सही है। इंदौर से तो मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। जो सफाई वहाँ रही है और जो वहाँ के लोगों में मैंने स्वयं देखा है, अगर किसी ने कोई चीज़ फेंकी है अपनी चलते वाहन से, तो पीछे किसी आदमी ने उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया। आप तो प्रभारी मंत्री धीरे धीरे रहे, परंतु वहाँ भी हो गया। आप प्रभारी मंत्री भी रहे वहाँ के जी। तो अब जब ये देखते हैं आप नज़ारा कि वहाँ इस तरह से मौतें हो रही हैं, लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तब कितनी तकलीफ होती है आपको? देखिए, देश में या दुनिया में कहीं भी एक व्यक्ति मरे तो दुख होना तो बड़ा स्वाभाविक बात है, और अपने प्रदेश का जाए या अपने शहर का जाए या अपने परिवार का, तो ये शनै शनै और दुख बढ़ता रहता है। चलिए, तो ये हमारे पहले सेगमेंट की बातचीत थी, बड़ी लंबी बातचीत भैया से हुई, और आपका अपना मानना है कि परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि हम लगातार एक मुहिम चला रहे थे कि दमों के बाजार को, जो लोगों की शंका है, कुशंका है कि, या हमारी भी अपनी व्यक्तिगत शंका है कि यदि बाज़ार का टाइम खोला जाएगा, दुकानें लगातार खोली जाएंगी, तो जो 45-46 दिन हम लोगों ने मेहनत की है, दमों के प्रशासन ने मेहनत की है, उस पर पानी फिर जाएगा। लेकिन सरकार ने कहीं न कहीं ये सोचा है, ये जाना है कि इस तरह से यदि बाज़ार खोला जाएगा तो उससे संक्रमण का खतरा कम होगा, तो हम अपने बड़ों की बात मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं इसका लाभ हमें मिलेगा। लाभ कितना मिलेगा ये वक्त तय करेगा या परिस्थितियाँ तय करेंगी, पर ये तय है कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हालात थोड़े से और बदलेंगे। आइए अब हम अपने दूसरे सेगमेंट मदद की तरफ आगे बढ़ते हैं। मदद यदि शब्द का उपयोग होता है तो दमों का कोई भी नागरिक हो, उसकी ज़बान पर पहला नाम श्री जयंत मलैया जी का आता है। तो हम उनसे आपनों की बात करते हैं। सर, मदद और आपके परिवार का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे बाबूजी का समय हो, चाहे आपका समय हो, या आप जो निशान भाई और सिद्धार्थ भाई यहाँ कर रहे हैं, ऐसे दौर में मदद करना कैसा लगा आपको? देखिए, ये कोई मदद नहीं है। जितना दमों के लोगों से हमको मिला है, प्यार मिला है, भरोसा मिला है, उनका विश्वास मिला है, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये तो करना ही था और हर किसी को करना चाहिए। जो व्यक्ति जितनी क्षमता रखता है उसको अपनी क्षमता के हिसाब से ऐसे समय में अपने लोगों की मदद करना चाहिए। अच्छा, आपको तो कोई नई चीज़ लगी नहीं होगी, कोई फ़र्क पड़ा नहीं होगा, क्योंकि रूटीन में आपका यही काम है, लोगों की मदद करना है। बावजूद इसके जब आप लोगों को देखते हैं, खासतौर पर परिवार के लोगों को देखते हैं कि आपकी तुलना में हो सकता है सिद्धार्थ भाई कम मदद लोगों की करते हों, लेकिन जिस शिद्दत के साथ वो लगे रहे या आप पता करते रहे, आपने भी देखा फेसबुक पर, ट्विटर पर, तब कैसा लगा कि आपकी विरासत ठीक ठाक आगे बढ़ रही है? मुझे उम्मीद भी यही थी कि वो यही कहेंगे, और मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो कर रहे हैं। अच्छी बात है, नौजवान लोगों को और ज़्यादा बढ़ चढ़ के, परंतु इसमें अकेले मैं उनकी बात नहीं करूँगा। और भी दूसरे लोग हैं दमों में, बहुत सारे लोग जो बहुत शिद्दत से ऐसा काम कर रहे हैं, जिनके नाम आते भी नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आटा दे जाते हैं, तेल दे जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें दे जाते हैं, और कहते हैं कि करें ये, कोई पैकेट बना के दे जाता है, कोई कच्चा रॉ मटेरियल दे जाता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं दमों में, और ये देखने में मिला है, कोई कमी नहीं आई। वही हम आपसे बात करें कि इस बार खासतौर पर 20-25 साल से हम आपको देख रहे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं, और मदद जब आप लोगों की करते हैं तो संतुष्टि भी हम लोगों को मिलती है कि एक पालक, एक अभिभावक हमारे हैं। और जब पहले दिन बच्चों को आपने वहाँ पर भोपाल में मदद पहुँचाई, तब हमने लिखा भी कि दमों के एक बड़े अभिभावक भोपाल में बच्चों को मदद करने के लिए वहाँ पर हैं। लेकिन दमों के लोगों ने वाकई में, जैसा कि आपने भी कहा, अभूतपूर्व समर्थन दिया है। कभी सोचा था कि दमों के लोग ऐसा भी करेंगे? जो मदद मांगने वाले लोग होते हैं वो मदद कर रहे हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बहुत लोग काम कर रहे हैं दमों में, बहुत लोग अलग अलग जगह लोगों की मदद कर रहे हैं, और अभी लोगों को और भी मदद की ज़रूरत है।
ये एक और, जैसे कि अभी हम लोग सिद्धार्थ भाई का उस दिन इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग जो किचन चला रहे हैं वो अब अमूमन चंदा लेने के लिए आते थे, कोई भी धार्मिक उत्सव या कोई भी सामाजिक उत्सव होता था, लेकिन इस बार उन्होंने खुद पूड़ी के पैकेट्स बनाए। तो आपको लगता है कि आपने जो एक छवि पूरे जिले में बनाई थी उसका व्यापक असर हुआ है, और मदद का जो विरासत है न केवल परिवार ने ली है बल्कि दमोह जो आपका पूरा परिवार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरे पास कई लोगों के फ़ोन पहुँचे भोपाल में जब मैं था कि हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं, बताइए क्या है। अभी हमारे पास बहुत लोग हैं, अगर ये लंबा भी चला तो सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, और इसके माध्यम से हमारे जो लोग हैं वो सब काम करते रहेंगे। आप भोपाल में थे, भोपाल में बच्चों की मदद की, वो जानकारी आपको कहाँ से मिली कि इतने सारे बच्चे भोपाल में फंसे? हालांकि आप तो हर साल उनको 2-3 बार खाने पे बुलाते हैं, हम लोगों की जानकारी में, लेकिन आपको कैसे कांटेक्ट किया बच्चों ने? वो तो दमोह के बच्चे तो आते हैं, हो जाता है संपर्क, हो जाता है। और भी बहुत से दमोह के लोग हैं यहाँ भोपाल में जिनकी नौकरियाँ लग गई हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, वो उनके संपर्क में अलग अलग रहते हैं, तो इसके कारण सब होता रहता है। हम चाहेंगे भी भैया कि पब्लिकली आप बता दें कि मदद किस किस तरह से बच्चों की हुई है, इंदौर में, भोपाल में, आपके जरिए। ये कोई मैं नहीं समझता कोई बताने की ज़रूरत है। ये भाव था, कर्तव्य था, किया है और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, आपके व्याप में हम लोगों को जरूर बताना चाहेंगे, आपका 1 मिनट का समय हम लेंगे। चूँकि भैया का अपना स्वभाव है, मदद करने के बाद लोगों से बताते नहीं हैं, लेकिन जनता, जो दमोह की जनता है, जो लोग इसको देख रहे हैं, और जो लोग, कई ऐसे भी लोग हैं जो सवालात भी करते हैं, उनको जानकारियाँ नहीं होती कि आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ तरह के सवालात लोगों ने किए, नाम मैं यहाँ से लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनके माध्यम से, उनके सामने बैठकर मैं इस बात को आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि लगभग 500 से 600 बच्चे जो भोपाल और इंदौर में रह रहे थे, उन बच्चों को पहले तो 20 दिनों तक राशन उपलब्ध कराया गया, उनकी जो ज़रूरतों की चीज़ें थी वो उपलब्ध कराई गई, और फिर जब हालात थोड़े थोड़े सामान्य हुए तो उनको बसेस के द्वारा इंदौर से और भोपाल से दमोह भेजा गया। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर लाइव कर लोगों को बताया। दरअसल ये सारी बातें बताने के पीछे मकसद केवल उनकी मानवंदना या उनका चमचागिरी करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि मदद के जब अच्छे भाव आपके अंदर होते हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, और न केवल परिवार में बढ़ते हैं, बल्कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि मलैया जी से प्रेरणा लेकर दमोह के ऐसे भी लोग थे जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मदद कर सके, लेकिन आपस में बहुत सारे लोगों ने मिलकर बड़े लोगों से प्रेरणा। ये एक सवाल और, बहुत सारी बार आपने मदद की रूटीन में करते हैं, आपदाओं को भी आपने नज़दीक से देखा है, खासतौर पर 2005 की बाढ़ दमोह ने बहुत नज़दीक से देखी है। उस दौर में मदद करने में और इस दौर में मदद करने में कितना अंतर आपको लगता है? ये बहुत व्यापक है और लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है, और उस समय जो जैसे बाढ़ में या कोई चीज़ें थोड़े से लोगों की मदद करना पड़ती है और थोड़े से समय के लिए करना पड़ता है, ये फ़र्क है। तो इस आप चूँकि बड़े मददगार हैं, आपको पूरा अनुभव है, नई पीढ़ी की, जो हमारी पीढ़ी की, हमसे बाद की पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको आप कैसे गाइड करना चाहेंगे कि कैसे वो और लोगों तक मदद पहुँचाएं? देखिए, इस समय तो जिनके पास भोजन नहीं है खाना पहुँचे, दवा नहीं है दवा पहुँचे, और जिस प्रकार से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी जितनी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से उन सब की मदद करें, समाज के हर वर्ग की। नए बच्चे इस बार बहुत बड़ी संख्या में सामने आए हैं, मतलब हम लोगों को कल्पना भी नहीं थी, हम लोगों को लगता था कि आपकी विरासत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमसे आगे वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं, तो ये कहाँ से उनको लगा होगा, क्या सोचा आपने? आप भी संपर्क में उन बच्चों के हैं, मतलब 18 से 20 साल के जो नौजवान हैं वो बड़ी संख्या में दमोह में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका आशीर्वाद कैसे रहेगा और क्या मार्गदर्शन उनको रहेगा? देखिए, आज जब मैं आया और मैं अपने कार्यालय में 5 बजे बैठा, तो सबसे पहले ऐसे ही 18-20 साल के 22 साल के लड़के मुझसे मिलने आए जो इस काम में लगे हुए हैं। हैसियत उनकी, आर्थिक हैसियत कम ज़्यादा हो सकती है, परंतु सब विलिंग हैं काम करने के लिए और कर रहे हैं। तो उनके लिए मार्गदर्शन क्या है आपका? क्योंकि आपसे ज़्यादा अनुभव तो मदद का किसी को नहीं होगा। इसी तरीके से मदद करते रहना चाहिए, और इसका संतोष
बहुत है संतोष इसका। और आप किसी एक आदमी की तो कोई मदद करके देखें तो उसके बाद उसको कितना आनंद आता है। जब आप 18-20 साल की उम्र के होंगे और बाबूजी या आपके ग्रैंडफादर मदद करते थे, जैसा कि हम लोगों की जानकारी में, दमों की जानकारी में, या लोगों को कार्ड देना, राशन पहुंचाना, ये करना वो करना, तो उस समय जब आप उसी एज में थे, 18 से 20 साल की एज में, तब आपको उस समय कैसा फील होता था? देखिए, पुराने समय की बात है, हमारे दमों में गाड़ियाँ बहुत कम होती थी। मुझे याद है कि बाबूजी के पास एक बड़ी गाड़ी थी, परंतु अगर किसी ने टैक्सियाँ थी नहीं, अगर ये कहा कि हमें अपने लड़के को या अपने पिताजी को जौनपुर इलाज के लिए लेके जाना है, उन्होंने गाड़ी के लिए कभी मना नहीं किया, वो गाड़ी दे दी। एक बार इसी संदर्भ में, मैं बहुत यंग था, शादी भी नहीं हुई थी मेरी, मैं एक नई फिएट खरीद के लाया। किसी ने मुझसे गाड़ी मांगी तो मुझे वो नई फिएट उसमें को देने में तकलीफ़ हुई, और मैंने कहा देखो शाम तक हमारी दूसरी गाड़ी आ जाएगी, वो रिपेयर में गई है तो ले जाना। बाबूजी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, तो बाद में बुला के कहा कि अगर तुम किसी को गाड़ी नहीं दे सकते हो तो तुम्हें गाड़ी रखने का कोई अधिकार नहीं है, कभी मना मत करना। अब तो लोग गाड़ी मांगने आते नहीं हैं, सबके पास खूब गाड़ियाँ हो गई हैं, बसेस बहुत चलने लगी हैं, टैक्सीज चलती हैं बहुत, परंतु उस समय ज़रूर बात थी। तो ये कुछ बातें आती हैं। वही आपके अनुभव हम दमों के लोगों को भी, यूथ को बताना चाह रहे थे। उस समय जब आपने मीसा का दौर भी देखा है, जब मीसा हुआ लगा था लोगों के ऊपर, तो बाबूजी के बारे में चूँकि हम लोग जब उनके ऊपर फिल्म कर रहे थे तो मालूम चला कि सारे जितने भी मीसा बंदी थे उनके परिवारों को ऐसे ही राशन के पैकेट्स भिजवाया करते थे बाबूजी। तो आपको कभी बुरा नहीं लगा उस समय जब यूथ थे आपकी, कितना पैसा पानी में बहाया जा रहा है? नहीं, पैसा का तो काम ही चलता रहता है, रख के क्या करोगे? कितनी आपकी आवश्यकता है? और एक दिन जैसे आए थे वैसे ही तो जाना है, कोई लेके तो जाएंगे नहीं। तो जिसका जितना उपयोग करते बन सके, उपभोग भी और सदुपयोग भी सब करना चाहिए। जैसे हम लोग जब बहुत छोटे थे और आपके साथ रहते थे तो बड़ा अजीब सा लगता था जब आप इस जेब से नोट निकाल के किसी को 500 का दे देते थे या किसी को दवाई के पैसे दे देते थे। तो अब जो आने वाली पीढ़ी है वो भी ये सब कुछ आपका भी देख रही है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बहुत काफ़ी लोग हो गए हैं, और ये भाव तो हमेशा होना चाहिए, मेरा ये मानना है, ये भाव हमेशा होना चाहिए। मदद के सेगमेंट में आपसे एक आखिरी सवाल है कि अभी जैसा कि आपने भी कहा कि हो सकता है जून तक भी लॉकडाउन बढ़ जाए, या परिस्थितियाँ जैसा कि WHO कह रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं, यदि ये लॉकडाउन बढ़ता है तो सरकारी स्तर पर मदद होगी, वो तो ठीक है आप लोग कराएंगे ही, लेकिन निजी तौर पर लोगों को इसको और कैसे प्लान करना चाहिए? आपके दिमाग में कुछ है चल रहा है क्या? हाँ, देखेंगे, हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाएंगे और उसके कारण जब तक ये चलेगा तब तक हम लोग ये करते जाएंगे। तब कुछ प्रशासनिक स्तर, चूँकि अब आप दमों आ गए हैं तो अधिकारियों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि आपकी जवाबदारी जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ गई। नहीं, मूल रूप से तो मैं कोई जनप्रतिनिधि तो हूँ नहीं, परंतु एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और दमों का जिम्मेवार नागरिक हूँ। इस नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस काम को आगे भी लगातार बढ़ाता रहूँ। हालांकि ये थोड़ा राजनीतिक बात हो जाएगी, परंतु मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगातार भोजन बन रहा है, और जब तक ये चलता रहेगा हमारे कार्यालय से लगातार ये वितरण का कार्य और बनने का कार्य जारी रहेगा। हमारे सेकंड सेगमेंट में हमने जैन मलिया जी से बात की, उनका अपना मानना है, और निश्चित तौर पर दमों के जो लोग नहीं भी जानते हैं तो उन्होंने सुना होगा, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है कि इस परिवार को वाकई में मददगार परिवार कहा जाता है, और हम अपने आप में भी गौरवान्वित होते हैं क्योंकि उनसे प्रेरणा लेकर जो दमों के और यूथ हैं या हमारी पीढ़ी क्या या हमसे आने वाली बाद की पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे ही प्रेरणा ले रहे हैं, और जो उन्होंने टिप्स दिए हैं, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है कि निरंतरता मदद के कामों में आनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि दमों के जिन लोगों ने उनको अभी इस लाइव के ज़रिए सुना है
वो भी उनकी इस अपील को मानेंगे और यदि समय और विषम परिस्थितियों वाला होता है तो आप मदद के हाथ लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। भैया थोड़ी सी पॉलिटिकल बात आपसे हम करेंगे, चूँकि आप बड़े राजनेता हैं। ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ पूरे देश में, उसके पहले कांग्रेस के लोगों का एक आरोप है कि राहुल गांधी जी ने तो महीनों पहले कह दिया था कि देश में कोरोना संकट आएगा, लेकिन मोदी जी नहीं माने क्योंकि मध्य प्रदेश में आप लोगों को सरकार बदलनी थी। इसे कैसे माने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी बातें तय थी लगभग, और ये इत्तेफाक जुड़ गया कि उसी समय ये सरकार बदली और उसी समय देखिए कोरोना तो पहले आ गया था। और जब आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं कहना चाहता हूँ, उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि ये तो उनका कहना है कि हमने तो कोरोना के कारण कहा था कि विधानसभा स्थगित कर दो, परंतु वो कारण कोरोना नहीं था, वो उनका पॉलिटिकल कंपल्शन था। लेकिन आप लोगों ने राहुल गांधी जी की बात को तवज्जो क्यों नहीं दी? राहुल गांधी ने जब 2-3 महीने पहले कह दिया था तो आप लोगों ने उसको माना क्यों नहीं, आपकी पार्टी ने, सरकार ने? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता कि राहुल गांधी जी ने कभी कहा था, और कहा होगा, क्षमा करिएगा, अब मैं कहना नहीं चाहता, उनको कभी कोई गंभीरता से लेता नहीं। गंभीरता खो चुके हैं राहुल गांधी। मैं ये तो कैसे कह सकता हूँ, परंतु आम लोग भी जिस भाषा में जिस शब्द का उनके लिए प्रयोग करते हैं वो तो मैं करूँगा नहीं, परंतु उनके पार्टी के ही लोग, जब मेरे मित्र हैं बहुत, वो जब मिलते हैं तो बताते हैं कि हमारी पार्टी का तब तक भविष्य नहीं है जब तक ये। कई बार तो लोग कहते हैं क्या ऐसा तो नहीं बीजेपी वालों ने कांग्रेस में राहुल गांधी जी के लिए प्लांट कर दिया है। लेकिन एक आरोप तो लगातार आप लोगों के ऊपर लग रहा है, आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी जो नई सरकार है उसके ऊपर, कि केवल सरकार के चक्कर में पूरे देश को दांव पे लगाया गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि सरकार भले चली जाती परंतु वो ऐसा काम कभी नहीं करते। मतलब आप लोगों ने तो मंत्रियों को भी लॉकडाउन कर दिया था, तो उनकी पार्टी के मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के लॉकडाउन हो गए थे, तुलसी सिलावट जी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है आपको कि थोड़ा अन्याय तो हुआ है? नहीं, देखिए ये सब अपनी मर्जी से गए थे और ये सब सिंधिया जी के सपोर्टर थे, ब्लाइंड सपोर्टर थे, और वो अपनी मर्जी से वहाँ रुके हुए थे। किन्हीं ने उन्हें रोका नहीं था, दबाया नहीं था। क्या मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कोई कहीं रोक सकता है? कोई किसी को नहीं रोक सकता, और ख़ास तौर से पॉलिटिकल पर्सन्स के लिए जो एमएलए हों या मिनिस्टर हो। तो ये तो कहने की बातें हैं। वो अपनी मर्जी से रहे थे, फिर मर्जी से आए और फिर उन्होंने अपने त्याग पत्र किए। सर, राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश का जो हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्योंकि लगातार 15 सालों तक आपने राज किया, 15 महीने का गैप आया, उसके बाद फिर आप लोग सरकार में आ गए हैं। उसके पहले भले परिस्थितियाँ अलग हों, बहुत कम समय आपकी पार्टी को मिला, तो जो मौजूदा स्वास्थ्य सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, वो सिस्टम को किस नज़रिए से देखते हैं? कितना स्ट्रॉन्ग है? अभी भी बहुत करने की ज़रूरत है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसके बाद सागर में पहला मेडिकल कॉलेज 45 वर्षों के बाद बना था। 45 वर्षों में नहीं बने, अब लगातार बन रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमारे दमोह जिले की है, लोग तो उस समय क्या सोचते भी नहीं थे कि यहाँ डायलिसिस हो पाएगा या ये विस्तार होगा, और भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो अब बन रही हैं, अब आ रही हैं, क्योंकि उस समय आ नहीं पाई, सारी चीज़ें होंगी। और तो अभी पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में काफ़ी गुंजाइश है स्वास्थ्य विभाग में काम करने की। तो वही हम दमोह की तरफ फिर से आ जाते हैं। दमोह में आपको लगता है कि आपने चूँकि अपने 15 सालों के मंत्री पद वाले कार्यकाल में किया है, उसको हम लोग सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पूरा नक्शा बदल गया, गांव-गांव में, जिले के तमाम ब्लॉक्स में हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है, ये देशव्यापी कमी है। लेकिन जो कोरोना संकट जैसे महामारी से बचने के उपाय होने चाहिए थे, उसकी तैयारी हमने नहीं की, हमें आशंका भी नहीं थी कैसी होगी। अब आपको लगता है कि इस क्षेत्र में ही काम होना चाहिए, बाकी बाद में हो? देखिए, हेल्थ सर्विसेज तो किसी भी देश की प्रायोरिटी होती है, परंतु अभी दुनिया के किसी भी देश की हेल्थ सर्विसेज इसको मैच नहीं कर पाई।
ये एकाएक बढ़ा और एकदम से हो गया। अब यही चीज़ें हैं, परंतु हाँ, हमारी और तैयारी होना चाहिए। अभी तो हम काफ़ी पीछे हैं दूसरे विकसित देशों से, और हमें काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश है। जैसा कि आपने कहा कि हम अभी कोई पद पे नहीं हैं, लेकिन सरकार आपकी, और ये प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि आप पद पे भले ना हो, लेकिन सरकार के मुखिया मतलब दमोह जिले में आप ही हैं, और ये हम लोग घोषित भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में से आपने कहा डायलिसिस होने लगा है, तो ये बुनियादी सुविधाएं थी, उनका विकास आपने कराया, लेकिन वेंटिलेटर हैं या और सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो क्या मुख्य रूप से फोकस टारगेट आपका रहेगा अपनी सरकार की? निश्चित तौर से रहेगा, और ये होना भी चाहिए। ज़रा सी बातों पर हमारे लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है जबलपुर। ये अगर स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी तो निश्चित तौर से लोगों को यहाँ उसका लाभ मिलेगा। सर, आने वाले 1 साल में क्या टारगेट बना कर रखेंगे आप लोग हेल्थ को लेकर? अभी ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, परंतु जैसे ही ये ख़त्म होता है कोविड-19, इसके बाद पूरी तरह से इस पर कंसंट्रेशन करेंगे। और मैं तो ये भी करूँगा कि अगर राज्य सरकार में कहीं कोई वित्तीय दिक्कत आती है तो हम लोगों से मदद लेकर CSR के माध्यम से यहाँ पर काम कराएंगे। मतलब माने कि जिस तरह से मोदी जी ने सांसदों की निधि बंद कर दी, शिवराज जी ने विधायकों की निधि अंकुश लगाया है, सैलरी भी कम की है, तो ये जो पैसा इकट्ठा होना है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर जाना है? जी, सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ पे जाना है। आपको लग रहा है सर? तो दमोह के लिए कितना लेकर आ सकते हैं हम लोग? हम लोग स्वार्थी हैं दमोह की बात? नहीं, तो हम भी स्वार्थी हैं, हम भी चाहेंगे। एक दफ़े आपको याद होगा, यहाँ पर जब ऑपरेशन थिएटर और ये सब बनना था, तो वो हमने माइसन से बात करके 10 लाख रुपए दिलाया था। बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी भी जो कमियाँ होंगी कहीं ना कहीं से पूरी कराएंगे। लोग बैठे हैं, करेंगे। उम्मीद आपसे बहुत बढ़ गई है लोगों की सरकार बदलने की। हालांकि 15 महीनों में भी आप लोगों के संपर्क में रहे, मदद आपने की, लेकिन अब तो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हमें उम्मीद है कि दमोह की जनता की ओर से आपसे करेंगे। सोशल मीडिया को लेकर एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। आप पिछले कुछ सालों से लगातार आप भी एक्टिव सोशल मीडिया पर हुए हैं, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, मोदी जी को कोई क्या कह रहा है, राहुल जी को कोई क्या रहा है, तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन जब दमोह जैसे इलाके में जहाँ मर्यादित राजनीति आप लोगों ने की है और मर्यादा का पर्यायवाची भी आप लोग रहे हैं, ये जो अमर्यादा सोशल मीडिया पर चल रही है, उसे किस नज़रिए से देखते हैं? मेरी तो कोशिश रहेगी हम अपनी मर्यादाओं में ही रहें, और मैं सबसे ख़ास तौर से जो हमारे यंगर एलिमेंट हैं उनसे भी कि जल्दी से उभरने के लिए इस तरीके के माध्यमों का सहारा ना लें। ये मीडिया बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया, इसका सही उपयोग होना चाहिए। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो बहुत समय तक अपने आप को नहीं बचा के रख पाएंगे। लेकिन भैया, एक कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो यूथ है जो ये गंदगी सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, या तो आपकी पार्टी के वर्कर हैं या विपक्षी पार्टी कांग्रेस के वर्कर हैं। वर्कर नहीं है तो सपोर्टर्स हैं, जहाँ कहीं ना कहीं या तो आपका आप जैसे नेताओं का माने या उनके समर्थकों का सपोर्ट उनको है, कहीं ना कहीं वही लोग गंदगी फैला रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग ही इस पर अंकुश लगा पाएंगे, नेता जो लोग हैं? मैंने ये विचार किया है आने के बाद। जब मैं था भोपाल में तो मैंने सोचा है कि अब लोगों से बात करेंगे, ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए। मैं अपने लोगों को भी बोलूँगा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब जो दमोह की समृद्ध परंपरा है वो खत्म होती जा रही है। मतलब आप लोगों ने भी राजनीति की, लेकिन अमर्यादित राजनीति कभी नहीं हुई, और आप लोगों को सीखकर और दूसरे पॉलिटिशियंस भी आए। लेकिन यूथ, 2 तरह के यूथ हमें इस बार दिखाई दे रहे हैं। एक तो मदद वाला यूथ है, दूसरा गंदगी फैलाने वाला यूथ है। तो हम चाहेंगे कि आप इस माध्यम से, वही सोशल मीडिया माध्यम है, आप न केवल अपनी पार्टी के यूथ से बल्कि विपक्षी पार्टियों के यूथ से भी एक अपील करते हैं कि वो मर्यादा में रहें, क्योंकि आपकी बात तो लोग मानेंगे नहीं। मैं मानता हूँ हर किसी को मर्यादा में रहना चाहिए। जिसका रुझान जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रहें, उसके लिए समर्पित भी रहना चाहें तो रहें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इस तरीके से सोशल मीडिया का कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हों, उन्हें इसका नहीं करना चाहिए। हम लोग ये कोविड-19 का जब वायरस अटैक खत्म हो जाएगा तो एक अभियान चलाने वाले हैं
जितने भी जिम्मेदार नेता हैं उन सबके पास हम लोग जा रहे हैं और कमिटमेंट करा रहे हैं कि उसके बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम करके ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे। और हम आपका भी सपोर्ट चाहेंगे, क्योंकि आप दमोह के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक हैं और मौजूदा दौर में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आपसे सीनियर पॉलिटिशियन दमोह में शायद ही कोई और हो, या मानसिंह कुशमरिया जी आपके समतुल्य हैं, बाकी सारे लोग जूनियर्स हैं, मेरे वरिष्ठ हैं वो, मतलब उम्र के हिसाब से भी राजनीति में भी। तो हम आपसे कमिटमेंट चाहते हैं कि यदि ऐसा कोई प्लान हम लोग करें या सार्वजनिक कार्यक्रम करें तो आप उसका सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर से एक सही पहल होगी, अच्छी पहल होगी। ये आपका बहुत लंबा समय हम लोगों ने लिया, बहुत कीमती समय, चूँकि बहुत लोग आपसे मिलने के लिए वहाँ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और दमोह के सबसे वरिष्ठ नेता श्री जयंत मलैया जी, जिन्होंने हमारे तीनों सेगमेंट के बारे में हमसे बात की, लॉकडाउन को लेकर, कोरोना संकट को लेकर, मदद को लेकर, राजनीति और सोशल मीडिया को लेकर। कुल मिलाकर हम कहें कि देश के हालात जो भी हों, दमोह के हालात अच्छे रहने चाहिए। हम जिस तरबूज की शक्ल में फ़िलहाल दिख रहे हैं वही तरबूज की शक्ल बनी रहे, इसलिए आने वाली 17 तारीख तक जो घोषित लॉकडाउन है उसमें ईमानदारी से आप उस लॉकडाउन का पालन कीजिए। सरकारें रियायतें देंगी, उसकी अपनी मजबूरी है, लेकिन आप बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो छूट है, ये छूट सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं दी है। इसलिए इस बात का ख्याल आप लोग जरूर रखें, पूरी ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। मुझे और लकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।